हेलो बच्चों, तो अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें अपन ने बहुत सारे टॉपिक देख लिए। आज का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, आवेशों के निकाय की क्यों बोली सर, आवेश की क्यों नहीं बोली? क्योंकि एक सिंगल आवेश की जो विद्युत ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है वो कितनी होती है? 0। तो अपन किसके लिए अध्ययन करेंगे? निकाय के लिए। किसके लिए अध्ययन करेंगे? निकाय के लिए। तो सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा बनाते हैं। ठीक है, तो परिभाषा के अंदर अपन क्या देखेंगे, बहुत ही केयरफुली सुनना। पहले अपन 2 के लिए बात कर लेते हैं, फिर अपन बात करेंगे ज्यादा की। तो आप सुनना, 2 या 2 से अधिक, कितने? कम से कम 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक आवेशों से बने, 2 या 2 से अधिक आवेशों से बने निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, 2 या 2 से अधिक आवेशों से बने निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से एक दूसरे के समीप लाकर, जो उन आवेशों को अनंत से एक दूसरे के समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। जो उन आवेशों को अनंत से एक दूसरे के समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। अब सुनना ध्यान से, यह आपके पास एक Q1 चार्ज है और दूसरा कितना चार्ज है? Q2। कहाँ पे रखे हुए हैं? अनंत पे। अब आपको क्या बनाना है? निकाय। तो पहले आप क्या लेके आए? Q1 को लेके आओगे यहाँ पे, ठीक है, और फिर आप किसको लेके आओगे? Q2 को लेके आओगे। जब आप Q1 और Q2 को लेके आओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? कार्य। और ये कार्य किस में किया है आपने? इस निकाय को बनाने में। और इस निकाय को बनाने में किया गया कार्य ही इसकी क्या है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ध्यान से सुनना बेटा, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक आवेशों से बने निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से एक दूसरे के समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक आवेशों को अनंत से एक दूसरे के समीप लाकर निकाय की रचना करने में जो कार्य किया जाता है वह कार्य ही उस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। ओके बेटा, अब देखो ध्यान से, अपने को इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा बतानी है तो अपन क्या करेंगे? हमें पता है सर यहाँ क्या है आपका इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे भी इनकी कुछ न कुछ विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी बेटा। और इन अनंत पे अपन विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी मानते हैं? 0। ये अपन ने 11th क्लास में भी पढ़ा था। अनंत पे अपन ने विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी मान ली? 0। अब यहाँ से इन आवेशों को यहाँ लेके आएंगे, हाँ या ना? बोल दो हाँ या ना बेटा। तो हमें पता है VB, ठीक है, या यहाँ पे इनको जब लेके आ रहे हैं, यहाँ पे इस निकाय की रचना करने के लिए अपन लेके आ रहे हैं, तो अनंत से चले यहाँ तक आए। यहाँ पे आपने पोटेंशियल मान लिया V, तो V अनंत का पोटेंशियल इक्वल टू W एक्सटर्नल अपॉन, ठीक है, अपॉन में, ठीक है, पहले Q1 को लेके आएंगे फिर Q2 को लेके आएंगे। ओके कि नोट ओके? तो अपन पहले तो अपन एक फॉर्मूला ही लिख लेते हैं कि W एक्सटर्नल अपॉन
क्यू नॉट। ये कहाँ से कहाँ आए हैं अपन? अनंत से आए हैं। कहाँ से कहाँ आए हैं? अनंत से आ गए हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब देखो, जब अपन इसको लेके आएंगे तो अपने को क्या करना पड़ेगा? दो काम करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया, ठीक है। या इस फॉर्मूले को और जैसे अपन मॉडिफाइड करें तो आपने ये पढ़ा था वी बी माइनस वी ए डब्लू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नोट। ये पढ़ा था आपने बेटा, इसमें तो कोई आपको डाउट होगा ही नहीं, ये तो आपको याद है बहुत अच्छे से। अब ध्यान से सुनना बेटा, जब आप इसको लेके आ रहे हो तो आप क्या लिख रहे हो? नेट वर्क डन लिख रहे हो। और नेट वर्क डन जब आप लिख रहे हो तो अपन कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखना बेटा। ओके सर। अब क्या करेंगे? आपको लिखनी है पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस। तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी मैंने माना स्थितिज ऊर्जा कितनी मान लिया आपने? U। यहाँ की अब U है, वहाँ की कितनी थी? अनंत। तो स्थितिज ऊर्जा में अंतर कितना हुआ? U माइनस U अनंत। हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ सर। यस सर। अब यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। अब आप पहले किसको लेके आए? W एक्सटर्नल किसके लिए? Q1 के लिए। सबसे पहले जब आप निकाय बनाओगे तो वहाँ से किसको उठा के लेके आओगे? Q1 को लेके आओगे, हाँ या ना? ठीक है। और फिर अपन किसको लेके आएंगे? Q2 को। किसको लेके आएंगे बेटा? Q2 को। ये आप किसको लेके आ गए रहे? Q2 को लेके आ गए सर। बहुत बढ़िया सर, ठीक है सर। U माइनस U अनंत W एक्सटर्नल Q1 W एक्सटर्नल Q2। अब देखो बेटा ध्यान से, जब आप Q1 को लेके आए, हमें पता है U अनंत तो 0 है, तो U माइनस 0। जब आप Q1 को लेके आए तो यहाँ पे कोई और आवेश था क्या? नहीं था सर। जब आप Q1 को लेके आए तो यहाँ पे कोई और आवेश नहीं था। और अगर आवेश नहीं होगा तो अकॉर्डिंग टू इसकी डेफिनेशन पोटेंशियल की KQ अपॉन R, अगर आपका Q 0 है तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? 0। तो प्रारंभ में जब आप Q1 को लेके आए तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी आवेश नहीं था, ठीक है। क्योंकि Q2 तो कहाँ बैठा है? अभी वहीं बैठा है। जैसे अपन बात करें, अभी बनाएंगे, जैसे अपन पहले किसको लेके आएंगे? Q1 को लेके आएंगे। तो जब Q1 आपका आ रहा है, ये देखो Q1 आ रहा है बढ़िया तरीके से। Q1 यहाँ आया, Q1 ने देखा यहाँ तो कोई नहीं है, मैं बैठ जाता हूँ। तो Q1 बोला मैं बैठूंगा, तो ये लो Q1 बैठ गया। अब मेरे को बताओ, जब Q1 यहाँ आया उससे पहले यहाँ पे कोई आवेश था क्या? नहीं था सर। और अगर कोई आवेश नहीं था तो विभव कितना था? 0 था सर, हाँ या ना? तो देखो यहाँ पे अगर पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखेंगे तो जब Q1 को लेके आए, ठीक है, इसको मैं आपको अलग से बता देता हूँ। Q1 के लिए अगर अपन कार्य निकालें, ठीक है, Q1 के लिए कार्य, ठीक है, तो Q1 के लिए कार्य बोलेंगे तो V कहाँ से आ रहे हैं? V इनफाइनाइट से W एक्सटर्नल किसके लिए? Q1 के लिए अपॉन में Q। जब आप लेके आ रहे हो और कोई और है ही नहीं तो आपका ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है। तो W एक्सटर्नल अपॉन Q1, तो Q1 को लाने में आपका कार्य कितना हो गया बेटा? 0। क्योंकि विभव तो तभी होगा ना जब आपका पहले से कोई आवेश हो। अब तो आवेश है ही नहीं। ओके सर, ये मैं Q1 को ले आया। Q1 से R दूरी पे किसको लाएंगे? Q2 को। अब ध्यान से देखना, जब आप Q2 को उठा के लेके आए तो Q2 ने क्या देखा कि पहले आगे कौन बैठा हुआ है? Q1। जब Q2 ने ये देखा, इसका मतलब Q2 किसके विभव में जा रहा है? Q1 के विभव में। तो ये Q1 के लिए कार्य आ गया।
अगर अपन बात करें Q2 के लिए कार्य, अगर Q2 के लिए कार्य की बात करेंगे तो अपन लिख सकते हैं Q2 आवेश Q1 के विभव में जा रहा है। यस सर, बिल्कुल। Q1 का विभव R दूरी पे कितना है, कितना है, मान लो V है और उसकी वैल्यू कितनी है, KQ1 अपॉन R, क्योंकि KQ अपॉन R फॉर्मूला होता है कि नहीं होता, होता है सर। तो यह आपका इसका क्या आ गया, विभव। और अगर अब कार्य निकालेंगे तो कैमरे में दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं, ये Q1 Q2 आवेश के लिए आ गया, ठीक है। अब अपन यहाँ तक तो इसको कर ही लिए हैं, इधर समझा देता हूँ, ध्यान से देखना। तो अपन क्या लिखेंगे, के Q1 अपॉन R W एक्सटर्नल फॉर Q2 अपॉन में Q2, तो W एक्सटर्नल फॉर Q2 इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R। ये फॉर्मूला किसके लिए आ गया, Q2 के लिए। दिख रहा है आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बढ़िया सर, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो एक्सटर्नल इसका कार्य 0, W एक्सटर्नल Q2 के लिए K Q1 Q2 अपॉन R। तो यहाँ पे आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी आ गई, K Q1 Q2 अपॉन R। तो यही आपने क्या बोली थी डेफिनेशन, कि दो या दो से अधिक आवेशों से बने निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से एक दूसरे के समीप लाकर निकाय बनाने में जो कार्य किया जाता है। तो ये आपने इस निकाय को बनाने में कार्य किया, तो यही आपकी क्या हो गई बेटा, स्थितिज ऊर्जा हो गई। क्या हो गई, स्थितिज ऊर्जा हो गई, ठीक है। एक बात आप ध्यान रखोगे, जब भी इसमें Q1 और Q2 के मान आप रखोगे तो Q1 व Q2 हमेशा किसके साथ रखेंगे, ऑलवेज विद साइन, हमेशा चिन्ह के साथ रखेंगे। समझ में आ गया। तो अपन क्या बोलेंगे कि दो या दो से अधिक आवेशों से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से एक दूसरे के समीप लाकर निकाय बनाने में किया जाता है। समझ में आ गया। अब देख लो, सबसे पहले अपन ने ये फॉर्मूला लिखा, स्थितिज ऊर्जा यहाँ की मैंने मान ली U है, अनंत की मैंने U अनंत मान ली, वहाँ पे 0। जब आप किस किस को लेके आओगे, पहले Q1 को लेके आओगे और फिर किसको लेके आएंगे, Q2 को लेके आएंगे। तो पहले Q1 को लेके आए, जब आप Q1 को लेके आए तो आपने क्या देखा कि किसी भी प्रकार का और आवेश यहाँ पे उपस्थित है नहीं है, तो विभव कितना हो गया, 0। तो Q1 के लिए आपका वर्कडन कितना आया, 0। और फिर आप किसको लेके आए, Q2। जब Q2 आ रहा है तो Q2 आवेश किसके विभव में आ रहा है, Q1 के विभव में आ रहा है। और Q1 का R दूरी पे विभव कितना होता है, K Q1 अपॉन R। फॉर्मूला लगा दिया ये वाला, अनंत पे तो 0 है ही है, K Q1 अपॉन R, W एक्सटर्नल फॉर Q2 अपॉन Q2, W एक्सटर्नल Q2 इक्वल्स टू दिस, ठीक है। और यही इस निकाय को बनाने में यहाँ पे रख दिए दोनों कार्य, और इस निकाय की कुल आपकी नेट विद्युत स्थितिज ऊर्जा आ गई। एक बात आपको ध्यान रखनी है, Q1 और Q2 हमेशा किसके साथ रखेंगे, साइन के साथ। अगर आप विदाउट साइन रखोगे तो आपका गलत हो जाएगा। हमेशा Q1 और Q2 रखते समय किसका विशेष ध्यान रखना है बेटा, साइन का। अगर आप विदाउट साइन रखने की कोशिश करोगे तो आपका गलत हो जाएगा।
ठीक है, तो ये आपकी हो गई स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे, ये तो अपन ने दो आवेशों से बने निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा देख ली। ठीक है, अब बच्चे बोले सर 3 आवेशों के लिए आ जाए सर, तो ठीक है, तो 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा की बात अपने करते हैं। ठीक है, तो ये तो 2 आवेशों के लिए कर लिए अपन ने। आई होप आपको समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो पोज करके आप ले सकते हो। ठीक है, तो अपन बात करते रहेंगे, धीरे धीरे समझते रहेंगे हर एक बात को। बस आपको बहुत ही केयरफुली सुनते जाना है। देखो, एक अपन केस या एग्जाम्पल ले लो, इसको कुछ भी ले लो। ठीक है, एग्जाम्पल ही ले लेते हैं और ये 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा भी हो जाएगी। ये आपका Q1, ये आपका Q2 और ये आपका Q3। ओके बेटा, यस सर, कोई डाउट नहीं है सर। ठीक है, ये 3 निकाय हो गए। ये दूरी R मान लो, ये दूरी भी R है और ये दूरी भी क्या मान ली, R मान ली। ठीक है, अब इसको अभी अपन समझ रहे हैं, बाद में अपन डायरेक्ट करेंगे। ये तीनों आवेश कहाँ रखे होंगे, अनंत पे। ये तीनों आवेश यहाँ रखे हैं अनंत पे, और यहाँ की स्थितिज ऊर्जा क्या रहेगी, 0। ठीक है, अब यहाँ से अपने को कहाँ लेके आने हैं, विद्युत यहाँ पे इस निकाय को बनाना है। तो इस निकाय को जब अपन बनाएंगे तो अपन एक बात देखते, यही निकाय बनना चाहिए, तो अपन इधर बनाते हैं इसके जैसा। सबसे पहले किसको लेके आएंगे, Q1 को। तो जब आप Q1 को लेके आओगे, ठीक है, अब जब आप Q1 को लेके आए तब यहाँ पे और कोई आवेश था क्या, नहीं था। यही तो मैंने कहा था, Q1 को लेके आए तब आपका कोई भी आवेश और नहीं है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, Q1 को लाने में किया गया कार्य कितना होगा, W1। विभव कितना है, 0 को, और था ही नहीं, इसीलिए आपका। अब देखो, एक आवेश को लेके आओगे तो कितना कार्य करोगे, 0, और इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा भी 0। इसीलिए अपन किसके लिए पढ़ते हैं, निकाय के लिए। Q2 आ गया सर, वहां से आपने Q1 को ले आए। अब आएंगे Q2 के पास, कितनी दूरी पे लाना है, R दूरी पे। ये लो सर, या आपने Q2 ला के रख दिया R दूरी पे। अब मेरे को बताओ, जब आप Q2 लेके आओगे तो Q2 को किसके विभव में लेके आओगे, Q1 के विभव में लाएंगे सर। ठीक है, और तो क्या लिखेंगे, Q2 को Q1 के विभव में लाएंगे। अगर अब आपको काम कर निकालना है तो कितना आएगा, W2। अब आपको फॉर्मूला क्या होता है, Q2 इंटू विभव किसका, Q1 का R दूरी पर विभव। Q2 R दूरी पर कितना विभव है, KQ1 अपॉन R। तो ये कितना हो गया, KQ1 Q2 अपॉन R। ठीक है सर, अब ये Q2 आ गया, इसके अलावा कोई और दिख ही नहीं रहा। अब लेके आएंगे Q3 को। ठीक है, तो Q3 को Q1 व Q2 के विभव में। अब देखो, जब आप Q2 तो आ गया, अब किसको लेके आना है, Q3 को। जब आप Q3 को लेके आओगे तो कितनी दूरी पे लाओगे, ये लो सर Q3, ये लो सर R, ये लो सर R। जब आपका Q3 आ रहा है तो कितने आवेश पहले से उपस्थित है, 2। तो अब W3 को के लिए Q3 तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे क्या आएगा, Q1 का विभव
प्लस Q2 का विभव, क्योंकि W बराबर फॉर्मूला होता है QV, अभी अपन ने लिखा था ऊपर, ठीक है। अभी लिखते हो ना आप VB माइनस VA अपॉन W अपॉन Q, तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q इंटू VB माइनस VA। अब VA 0 है तो W इंटू Q इंटू VB, यही तो रहेगा। W3 देखो, Q3, Q1 का विभव कितना है यहाँ पे, K Q1 अपॉन R, और Q2 का विभव भी कितना है, K Q2 अपॉन R। अब यहाँ पे W3 की नेट वैल्यू कितनी हो गई रहे, K Q1 Q3 अपॉन R, K Q2 Q3 अपॉन R। अगर आपको कुल कार्य निकालना हो जो आपकी किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के, तो अपन क्या लिख देंगे, U इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 कितना है 0, W2 कितना है K Q1 Q2 अपॉन R, और W3 देखो कितना है K Q1 Q3 अपॉन R, K Q2 Q3 अपॉन R। तो ये जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो K Q1 Q2 अपॉन R, K Q1 Q3 अपॉन R, और K Q2 Q3 अपॉन R। तो ये आपकी इस निकाय को फॉर्मेशन करने में स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। समझ में आ गई बात। तो कोई टफ चीज़ नहीं है, जो आपको बनाना था वो आपने बना दिया है। आप देख सकते हो यही आपकी रचना करनी थी जो आपने रचना कर दी है। तो सबसे पहले आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले बस अलग अलग आवेश लेके आते रहो। ये ध्यान में रखो कि कौन सा आवेश किसके विभव में आ रहा है, ठीक है, और जिसके विभव में आ रहा है उस आवेश को उस विभव से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये अपन ने एक और केस का अध्ययन किया, ठीक है। सबसे पहले अपन Q1 लेके आए। जब आप Q1 लेके आओगे तो आपने क्या देखा कि Q1 को जब अपन लेके आए सर, तो हमने कोई भी कार्य नहीं किया, क्योंकि जब आप Q1 लेके आए तब यहाँ पे और कोई नहीं था, तो किसी और का विभव तो था ही नहीं। तो Q1 को किसी के विभव से 0 विभव, तो Q1 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। जब आप Q2 को कब Q2 लेके आ रहे हैं तो आप किसके विभव में ला रहे हो, Q1 के विभव में, और कितनी दूरी पे, R दूरी पे। तो Q2 इंटू Q1 का R दूरी पर विभव कितना होगा, K Q1 अपॉन R इंटू, सॉरी यहाँ पे Q2 लिखो बेटा, ओके, यहाँ पे Q2 कर लेना, तो ठीक है। तो Q2 K Q1 Q2 अपॉन R। इसी टाइप से जब आप Q3 को लेके आओगे तो Q3 किस किस के विभव में आ रहा है, Q1 और Q2 के विभव में। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, Q1 का विभव R दूरी पे और Q2 का विभव R दूरी पे। ओके बेटा, तो ये आपका एक और डेरिवेशन खत्म होता है 3 आवेशों के लिए, ठीक है। कभी कभी अपने से जैसे आपसे 3 आवेश की पूछ ली तो अपन ने 3 आवेश की, ज़्यादा से ज़्यादा तो 3 ही पूछता है। फिर भी अगर मान लो आपसे 4 आवेश की पूछ ले, तो आपको करना इसी तरीके से है। चाहे आपसे 50 आवेश की पूछ लेगा तो भी आपको यही तरीका लगाना है। अब देखो ध्यान से, एक और एग्जाम्पल करते हैं। ये कोई वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है, ए। ये Q1 हो गया, Q4 हो गया। ओके बेटा, इस निकाय की आपको रचना करनी है। इस निकाय की रचना करनी है तो कितने काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले Q1 को लेके आएंगे, तो W इक्वल्स टू W1
प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। ठीक है, अब शुरू करते हैं। W की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले W1 किसको लेके आओगे? अब डायरेक्ट करते हैं Q1 को। जब Q1 को लेके आएंगे तो कोई और आवेश है क्या? नहीं है, तो आपका कार्य कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि जब और कोई आवेश है ही नहीं तो आपका विभव नहीं है, और विभव नहीं है तो आपका कार्य भी 0। अगर अपन W2 के लिए बात करें तो W2 को जब आप किसके लिए, Q1 ये किसके लिए था? Q1 के लिए था। ठीक है, जब अपन W2 को लेके आएंगे तो W2 किसके विभव में आएगा? Q1 के। तो Q2 इंटू Q1 का विभव A दूरी पे कितना है? K Q1 इंटू A। तो ये कितना आ गया? K Q1 Q2 अपॉन A। ये किसके लिए आया है आपका? Q2 के लिए आया है सर। कोई डाउट सर? नहीं सर। अब अपन किसके लिए बात करेंगे? Q3 के लिए। तो ध्यान से देखते जाना। अब जब Q3 आएगा तो Q3 देखो किस किस के विभव में आ रहा है? Q1 और Q2। अब ये दूरी चाहिए आपको, तो ये दूरी तो आप निकाल दोगे बहुत जल्दी, √2a बहुत बार निकाल रखी है। ठीक है, अब Q3 किस किस के विभव में आ रहा है? Q1 और Q2। तो Q1 का विभव कितना है इस पॉइंट पे? K Q1 अपॉन √2a। और Q2 का विभव कितना है यहाँ पे? K Q2 अपॉन A। तो ये कितना हो गया? K Q1 Q3 अपॉन √2a प्लस K Q1 Q2 सॉरी K Q2 Q3 अपॉन A। ओके नोट ओके? ये किसके लिए किया सर? ये हमने निकाल दिया सर Q3 के लिए। ठीक है, अगर अपन बात करें Q4 के लिए, ठीक है, तो W4 की बात आएगी। Q4 को लाओ। Q4 किस किस के विभव में है? Q1 के, Q2 के और Q3 के। तो यहाँ पे तो क्या आएगा? Q4। Q1 का विभव कितना है यहाँ पे? K Q1 अपॉन A। Q2 का विभव कितना है यहाँ पे? K Q2 अपॉन √2a। और Q3 का विभव कितना है यहाँ पे? K K3 अपॉन A। अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। K Q1 Q4 A K Q2 Q4 √2a। और यहाँ पे K Q4 Q3 अपॉन A। तो ये आपका W4 आ गया। और जो नेट आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो इस कार्य के बराबर है। तो U किसके बराबर हो गया? W के। और अब W के सारे मान अगर इसके अंदर आप रख दोगे तो यह आपका क्या आ जाएगा? नेट वर्क डन आ जाएगा। और निकाय को बनाने में किया गया कुल कार्य ही आपका किसके बराबर होता है? स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो ये बात अपन ने बहुत अच्छे से कर ली। ठीक है, अब ये देखो इसमें कितने पद आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मान लो अब आपको कैसे पता चलेगा सर कितने पद आएंगे? ठीक है ना, तो पदों की संख्या के लिए अपन क्या देखेंगे, या कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। जैसे n आवेश है तो ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ी है आपने 11th क्लास में। ठीक है, अगर n वस्तुओं में से 2 वस्तुएं आपको चुननी हो तो क्या करते हैं? NC2। और अगर उनको अरेंज भी करनी है तो अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? वेक्टोरियल 2 से। पर यहाँ तो आपको क्या है, केवल चुननी है। तो n वस्तुओं में से 2 वस्तु चुनोगे तब एक निकाय बनता है।
तो NC2 का फॉर्मूला आपको पता है, वेक्टोरियल n अपॉन वेक्टोरियल n माइनस 2 इंटू वेक्टोरियल 2। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपने 3 आवेशों के लिए बात करी थी, तो 3 आवेशों में 3 पद आए थे, तो वेक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 2। वेक्टोरियल 3 का मान 6 इंटू 2, तो कितने पद आएंगे? 3। जैसे अभी आपने किया 4 के लिए, कितने पद आ रहे हैं? 6। तो देखो कितने पद आएंगे, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 24 अपॉन 4 इक्वल टू 6। अब फैक्टोरियल खोलना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। फैक्टोरियल कभी भी खोलते हैं, ध्यान से देख लो, जैसे फैक्टोरियल 5 को खोलेंगे तो इसको हमेशा ऐसे खोलते हैं, 5 4 3 2 1। जैसे फैक्टोरियल 3 को खोलेंगे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3 2 1। जैसे फैक्टोरियल 4 को खोलेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 4 3 2 1। ओके बेटा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, फिर आप सोल्व कर लेना, आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन के लिए है कि कितने कॉम्बिनेशन आप बनेंगे, ये छोटी छोटी बातें हैं आपको ध्यान रखनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका कितना निकाय का आ सकता है? 4 का आ सकता है मैक्सिमम, आपके हो सकता है 5 का भी आ जाए, तो देख लेना 5C2 कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे और फिर इस हिसाब से कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेना। तो आई होप आपको ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अब कभी कभी एक और क्वेश्चन आपके पास में बन जाता है, कैसा क्वेश्चन बनता है उसके ऊपर भी अपन बात करते हैं बेटा, ठीक है। आपसे पहले एक निकाय आपको देगा और बाद में एक और निकाय देगा और आपसे बोलेगा कि इस निकाय से इस निकाय को बनाने में किए गए कार्य की गणना करिए। तो देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन अपन इसके ऊपर लेते हैं, जैसे ये आपका Q R 2R कर लो। चलो, पहले ये निकाय था, इस निकाय से आपने ये निकाय बना दिया, तो आपने कितना कार्य किया, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, पहले इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे और एक इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे, और इन दोनों निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा में जो अंतर है वही तो आपका क्या है, किए गए कार्य के बराबर है। तो इसकी मान लो आप इनिशियल विद्युत स्थितिज ऊर्जा है और इसकी आपकी फाइनल विद्युत स्थितिज ऊर्जा है, और जो किया गया कार्य है वो किसके बराबर है, स्थितिज ऊर्जा में अंतर के, हाँ या ना। अब हमें U फाइनल इनिशियल निकालनी है, तो U इनिशियल कैसे आएगी, कितना है, सबसे पहले इसको लेके आए तो कार्य 0, इसको लेके आओगे तो कितना, K Q² अपॉन 2R। अब इसको लेके आओगे तो 2 है ये, तो K Q² अपॉन 2R प्लस K Q² अपॉन 2R। तो U इनिशियल आपकी कितनी हो गई, 3/2 K Q² अपॉन R। ओके बेटा, इसी टाइप से जब आप U फाइनल निकालोगे तो देखो पहले किसको लेके आओगे, Q1 को तो 0, ठीक है। फिर इसको लेके आओगे तो कितनी होगी, K Q² अपॉन R, और इसको लेके आओगे तो K Q² अपॉन R प्लस K Q² अपॉन R। तो U फाइनल इक्वल्स टू 3K Q² अपॉन R। किया गया कार्य इसके बराबर है, वैल्यू पुट कर देंगे, 3K Q² अपॉन R माइनस 3/2 K Q² अपॉन R। तो कितना आ गया, 3/2 K Q² अपॉन R। तो यह आपका क्या आ गया, किया गया कार्य। इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब स्थितिज ऊर्जा कैसे निकाल रहे हैं, सबसे पहले Q1 लेके आए, Q1 के लिए स्थितिज ऊर्जा 0।
अब इसको लेके आएंगे तो फॉर्मूला लगा देंगे KQ1Q2/R दिस। तो KQ1Q2 करोगे तो QQ इंटू Q² 2R। अब इसको लेके आएंगे तो दो के लिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए, तो एक इसके लिए और एक इसके लिए, ये जुड़ गई। इसी टाइप से आप इसके लिए भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसको बनाया, उसके लिए कोई कार्य आपने किया नहीं है, ठीक है। अब इसको करेंगे तो कितनी दूरी पे है, R दूरी पे, तो KQ1Q2/R। अब जब ये आएगा तो ये दो के अंदर आएगा, एक इसके और एक इसके, तो एक तो इसके लिए और एक आपका इसके लिए, ठीक है बेटा। तो ये आपके फॉर्मूले लगाने हैं KQ1Q2/R। बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है, आई होप आप कर लोगे, किसी भी बच्चे के कोई भी डाउट आएगा नहीं। ओके बेटा, तो ये आपका एक और टॉपिक था विद्युत स्थितिज ऊर्जा का, जो हमने ख़त्म कर लिया, ठीक है। आप इनको साथ साथ में पढ़ते रहोगे, फायदा रहेगा, ठीक है। अगर आप इनको साथ साथ में रिवाइज नहीं करोगे तो आपको फिर बाद में ये समझ नहीं आएगा। तो साथ साथ में बहुत इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है बेटा। अगर अपन अब काम करें, ये तो हो गया विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब अपन बात करते हैं विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के घूर्णन में कार्य। टेंशन लेने की बात नहीं है, सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के घूर्णन में कार्य, ठीक है बेटा। तो अपन आपको क्या करना पड़ेगा, अब हमें निकालना है कार्य, ठीक है। अब देखना ध्यान से, तो पहले नाम आया विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव जहाँ भी नाम आ जाए वहाँ आपको उसको बनाना पड़ेगा, हाँ ना। अब देखो सर, विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, सबसे पहले विद्युत क्षेत्र में बात हुई है तो विद्युत क्षेत्र बनाएंगे सर। बहुत बढ़िया सर, ये लो सर, विद्युत क्षेत्र आया आपका। ये कितना विद्युत क्षेत्र की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, E। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो ये आपका विद्युत क्षेत्र आ गया। विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं तो एक तो ये -Q, ठीक है, इससे एक ये +Q, बीच की दूरी 2a, ठीक है। +Q पे बल कहाँ लगता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और -Q पर बल कहाँ लगता है, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। बहुत बढ़िया सर, ठीक है। तो ये आपकी एक इसकी पोजीशन है, ओके बेटा। ये आपका पॉइंट A और ये आपका पॉइंट B, ये आपका इसका मिड पॉइंट। अब आपको इसको घुमाना है, मान लो ये पहले विद्युत क्षेत्र आपका था A से, अब आपने इसको घुमा के कर दिया A से। ऐसे हो जाएगा। ये आपका कोण आपने मान लिया θ0, कितना, θ0। तो B पॉइंट ऊपर चला गया, उसको मैंने नाम दे दिया B डैश। A पॉइंट नीचे आ गया, इसको मैंने नाम दे दिया A डैश। ये Q और ये +Q, ओके बेटा। तो सीधी सी बात है, इस डायग्राम में तो आपको कुछ रटने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि अपन बहुत अच्छे से इसको बनाना जानते हैं। यहाँ तक आपने कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको घुमाना है, ठीक है। तो घुमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य निकालना है। अब देखो, घुमाने के लिए आपने
माना डी थीटा विस्थापित किया, कितना डी थीटा घुमाया, लिखो माना कितना घुमाया अपन ने, डी थीटा घुमाया। ठीक है, अब आप कार्य लिख रहे हो डी थीटा, तो डी डब्ल्यू क्या होता है, अब चल नहीं रहे घूम रहे हो, तो घूम रहे हो तो बलागुण इंटू कौन सा विस्थापन, कोणीय विस्थापन। सर हमने पढ़ रखा है बहुत अच्छे से, क्योंकि आप कार्य का फॉर्मूला क्या लिखते हो, बल इंटू विस्थापन। अपन ने बात कर रखी है, जब कोई वस्तु पे आप बल लगाते हो और वो सीधी सीधी चलती है तो वो बल बल का काम करता है, और जब आप वस्तु पर बल लगाते हो और वो घूमने लग जाती है तो वही बल किसका काम करता है, बलागुण का। जब सीधी सीधी चलती है तब आप विस्थापन लेते हो, और जब गोल गोल घूमती है तो आप कोणीय विस्थापन लेते हो। ठीक है सर, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू बलागुण को किससे लिखते हो, टो से, इंटू में डी थीटा। सर कितना घुमाया, डी थीटा घुमाया सर। अब देखो ध्यान से, हमें पता है बलागुण के लिए, किसी भी द्विध्रुव के लिए बलागुण टो इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा होता है। इसका डेरिवेशन अपन ने बहुत अच्छे से किया है, याद होगा तुम्हें। ठीक है, नहीं होगा तो आज देखना, रिकॉल करना। ठीक है, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ओके बेटा, तो ठीक है। अब देखो पूरा जब आप इसको घुमाओगे तो इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन। तो जब आप समाकलन करोगे तो काम तो क्या हो जाएगा, 0 से W। पहले कितना कोण था, 0, अब कितना कोण है, थीटा नोट। कोण किसके बीच में देख रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P और विद्युत क्षेत्र के बीच में। ओके, विद्युत क्षेत्र इधर है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण माइनस से प्लस की ओर होता है, याद होगा, देखना फर्स्ट चैप्टर में करवाया है। तो ये क्या हो जाएगा, W पी ई बाहर आ गया, साइन थीटा का समाकलन माइनस कोस थीटा, 0 से थीटा नोट। तो W इक्वल्स टू पी ई माइनस बाहर ले लिया, कोस थीटा नोट माइनस कोस 0। तो W इक्वल्स टू माइनस पी ई कोस थीटा नोट माइनस 1। तो W इक्वल्स टू पी ई 1 माइनस कोस थीटा नोट। तो यह आपका किया गया कार्य आ जाएगा। जब वो आपको सीट दी है, उस सीट में क्वेश्चन भी है आपके कि किसी भी द्विध्रुव आघूर्ण को 90 डिग्री घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो थीटा नोट की जगह कितना रख देना, 90। तो W किसके बराबर आ जाएगा, पी ई के। इसलिए मैं आपको कहता हूँ सब्र किया करो। ठीक है, हर चीज़ आपको करवाई जा रही है, बस आप तसल्ली से उसको करते जाइए, कोई भी आपको डाउट रहेगा नहीं। ठीक है, तो देखो विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के घूर्णन में कार्य, विद्युत क्षेत्र की बात आई है और द्विध्रुव की बात आई है। तो अपन ने सबसे पहले क्या बनाया, विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र में अपन ने क्या बनाया, द्विध्रुव। ओके, उसको कितना घुमाया, थीटा डी थीटा घुमाया है अपन ने, माना है। उसके लिए आपने कितना कार्य किया, डी डब्ल्यू बलागुण इंटू कोणीय विस्थापन। सारी वैल्यू अपन ने पढ़ रखी है, ये वैल्यू आपकी आ गई। ओके बेटा, तो यहाँ तक आपका केस बन सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके अंदर अपन बात करते हैं, केस की बात करते हैं। तो देखो बेटा, अगर केस की बात करें तो केस फर्स्ट देखना, ऐसे बोल देता है कि थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य। तो देखो बेटा, W इक्वल्स टू पी ई माइनस कोस थीटा। पहले कितना था, 0, अब कितने से कितना, थीटा 1 से थीटा 2। तो लिमिट बदल दो इसकी, रख देंगे वैल्यू
माइनस पी ई बाहर निकाल लिया, कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। तो W इक्वल्स टू पी ई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, यह आ जाएगा। ठीक है, अब केस सेकंड इसी के अंदर बना देता है। जैसे आपके सीट में क्वेश्चन भी है, थीटा 1 आपका कितना डिग्री 0 और थीटा 2 आपका 90 डिग्री, तो रख दो वैल्यू। तो W इक्वल्स टू पी ई कोस 0 माइनस कोस 90, कोस 0 की वैल्यू 1, तो W इक्वल्स टू पी ई। ओके बेटा। तीसरा केस क्या आ जाता है, थीटा 1 इक्वल्स टू 0 डिग्री और थीटा 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। कितना डिग्री 180 डिग्री। अब कितना करना पड़ेगा सर, कुछ नहीं करना, थीटा 1 की जगह क्या रख देंगे 0 और थीटा 2 की जगह क्या रख देंगे 180। तो पी ई कोस 0 माइनस कोस 180, कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 180 की वैल्यू -1। तो कार्य कितना आ गया आपका 2PE। तो ऐसे केस आपके आ सकते हैं। तो आई होप आपको कोई भी दिक्कत आई नहीं होगी, सीधी सीधी बातें हैं जो हमें समझ में आ गई होगी। ओके बेटा, तो ये आपका एक और टॉपिक अपन ने ख़त्म कर लिया। किसी भी विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य करना पड़ता है, तो सीधी सी बात थी। ठीक है, आप इसको कर सकते हो। फॉर्मूला ही तो आपको लगाना है। ठीक है, बला गुण का फॉर्मूला लगा दिया, उसको इंटीग्रेट कर दिया और अपन ने वैल्यू निकाल ली। तो एक और ये आपका एक और छोटा सा टॉपिक क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है बेटा, अगले टॉपिक की अपन बात करेंगे। तो अगला जो आपका टॉपिक है वो है बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ओके बेटा, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की क्या पढ़ेंगे अपन, स्थितिज ऊर्जा। अब देखो, पहले अपन हेडिंग लिख लेते हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की, अभी आपने कार्य निकाला स्थितिज ऊर्जा। ठीक है बेटा, तो अपने को किसी भी विद्युत, अब ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, आपको एक बार में शायद समझ आ जाएगा। ध्यान से देखोगे तो आपको पूरा समझ आएगा। पहले क्या बनाना है, विद्युत द्विध्रुव। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र, ये जो बेसिक टूल्स है यही आपके काम आते हैं। उनको आप अगर ध्यान से कर गए तो आपको कोई भी डाउट आने वाला नहीं है। ठीक है बेटा, ये आपका क्या हो गया विद्युत क्षेत्र। इसमें आपको बनाना है विद्युत द्विध्रुव कहाँ से आवेश लेके आएंगे, अनंत से। तो एक तो -q लेके आएंगे
ए क्या लेके आएंगे प्लस क्यू, और बीच की दूरी 2a। इस पे बल कहाँ लगेगा इधर, इस पे बल कहाँ लगेगा इधर लगेगा सर। ठीक है सर, ओके सर, ये हमने काम कर दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसके ऊपर जब अपने को काम करना है, ठीक है ना, तो हमें इस निकाय की रचना करनी है। ये दोनों ही आवेश कहाँ रखे होंगे अनंत पे। तो पहले अपन मान लो एक आवेश लेके आ गए माइनस क्यू, और फिर अपन क्या आवेश लेके आएंगे, एक आवेश लेके आएंगे अपन प्लस क्यू। हाँ कि ना, यस सर। तो पहले अपन एक आवेश लेके आएंगे माइनस क्यू, और फिर अपन एक आवेश लेके आएंगे प्लस क्यू। ठीक है, अब देखो, तो पहले अपन ने विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या निकाल लिया था, कार्य निकाल लिया था। ठीक है, अब अपन इसको सबसे पहले इस निकाय को बनाने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। निकाय को बनाने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। अब देखो, तो देखो ध्यान से सुनना बेटा, दो आवेश है हमारे पास, एक है माइनस क्यू और एक है प्लस क्यू। जब माइनस क्यू इसके अंदर यहाँ से चलेगा और विद्युत क्षेत्र में आएगा, ध्यान से सुनना, माइनस क्यू को आपने यहाँ से उठाया, हाँ ना, और विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आए, तो विद्युत क्षेत्र उसको क्या करेगा अपनी तरफ खींचेगा, हाँ या ना, ओके सर। और प्लस क्यू को आपने यहाँ से उठाया और इसके अंदर लेके आए, तो प्लस क्यू क्या करेगा, उसको विद्युत क्षेत्र उसको क्या करेगा दूर भेजेगा, हाँ या ना। अब देखो, अगर इसके लिए आपका किया गया कार्य धनात्मक है, तो इसके लिए आपका किया गया कार्य क्या होगा ऋणात्मक होगा, या अगर आप इसके लिए ऋणात्मक मानते हो तो इसके लिए क्या होगा धनात्मक, क्योंकि एक में तो बल लग रहा है खुद की तरफ और एक में बल लग रहा है दूर की तरफ, तो सिस्टम दोनों में एक दूसरे के क्या है अपोजिट। अब देखो ध्यान से, मान लो आप माइनस क्यू को लेके यहाँ पे चले गए, ठीक है बेटा, और प्लस क्यू को चले गए लेके यहाँ पे आप, ठीक है, इसके अंदर इसने काम किया W1 और इसके अंदर इसने काम किया W2, हाँ है ना। तो मैं बोलूँ कि किसके लिए काम ज़्यादा हुआ है, तो आप बोलोगे सर माइनस क्यू के लिए काम ज़्यादा हुआ है, क्योंकि आप माइनस क्यू को इससे आगे लेके गए हो, कितनी दूरी पे 2a दूरी पे। इसका मतलब माइनस क्यू आवेश ने कितनी दूरी अतिरिक्त तय करी है 2a, कितनी दूरी अतिरिक्त तय करी है 2a, और प्लस क्यू आवेश ने कितनी दूरी कम तय करी है 2a। बात समझ में आई? हाँ सर, बिल्कुल समझ आई सर। तो क्या अपन ऐसा कर सकते हैं कि माइनस क्यू आवेश के लिए अतिरिक्त 2a दूरी के लिए बल निकाल दें, उस और उसका क्या निकाल लें कार्य निकाल लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस विद्युत द्विध्रुव को बनाने के लिए कितना कार्य आ जाएगा। यस सर। तो सबसे पहले अपने को विद्युत द्विध्रुव क्या करना है, निर्माण करना है। निर्माण करने में अपन क्या देख रहे हैं कि एक माइनस क्यू आवेश है और एक प्लस क्यू आवेश है। माइनस क्यू आवेश को जब अपने विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र माइनस क्यू आवेश को क्या करेगा अपनी तरफ खींचेगा, और जब प्लस क्यू आवेश को विद्युत क्षेत्र में लेके जाएंगे तो ये क्या करेगा उसको रिपेल करेगा। ठीक है, अब देखो माइनस क्यू आवेश को लेके गए तो आपने कितना काम किया W1, इसी टाइप से प्लस क्यू आवेश को लेके गए तो आपने कितना काम किया W2। लेकिन आप क्या देख रहे हो कि माइनस क्यू आवेश को जब लेके जाते हो तो आप अतिरिक्त कार्य करते हो कितनी दूरी के लिए 2a दूरी के लिए, बाकी तो इन दोनों में बराबर है, बस साइन क्या है अपोजिट। इसका मतलब हमें जो नेट कार्य निकालना है वो इस 2a दूरी के लिए निकालना है, और वो अतिरिक्त दूरी 2a है और बल कितना है QE। ओके बेटा, तो अब देखते हैं, शुरू करते हैं। बात समझ में आ गई होगी? तो ये मैं हटा देता हूँ, ये आपको समझाने के लिए था।
ओके सर, अब अपन काम शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र के समांतर विद्युत द्विध्रुव को बनाने में किया गया कार्य। विद्युत क्षेत्र के समांतर रखे विद्युत द्विध्रुव को बनाने में किया गया कार्य। ठीक है, ओके बेटा। अब जब इसके लिए जो आप कार्य निकालोगे, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र द्वारा कितना कार्य किया जाएगा? विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, ओके, कितना? W1 ले लो इसको। ठीक है, माइनस Q आवेश पर बल, माइनस Q आवेश पर बल इनटू कितनी दूरी आपने एक्स्ट्रा चली, तो चली गई अतिरिक्त दूरी। माइनस Q आवेश पर बल इनटू चली गई आपकी अतिरिक्त दूरी। ओके कि नॉट ओके? यस सर। बल कितना लगेगा? माइनस Q ही लगता है। ठीक है, तो W1 का मान कितना आ गया? माइनस QE, और चली गई दूरी कितनी है? 2a। तो इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस E Q इंटू 2a को क्या लिख देंगे? P। तो यह आपका कितना आ गया? माइनस PE। ठीक है, यह आपका किया गया कार्य। और किया गया कार्य ही किसके बराबर होता है? स्थितिज ऊर्जा के। तो U1 किसके बराबर आ गया? माइनस PE के। ओके बेटा, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? माइनस PE की। ठीक है, तो ये बहुत आसान थी, ये आ गई माइनस PE। ठीक है, विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? माइनस Q आवेश पर बल और माइनस Q आवेश के द्वारा चली गई अतिरिक्त दूरी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? सर ये माइनस कैसे आ रहा है सर? ठीक है, तो इसको ऐसा लिख दो, QE इंटू 2a इंटू कोस थीटा। थीटा कितना डिग्री है? 180 डिग्री है, हाँ है ना, क्योंकि बल और विस्थापन एक दूसरे से कितने डिग्री पे? 180 पे, तो ये आ जाएगा आपका। ओके बेटा, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो। ओके, आ गया समझ में? अब बात करते हैं, ये तो विद्युत क्षेत्र में बनाने में किया गया कार्य है। ठीक है, अब अपन सेकंड बात करेंगे, तो बनाने में किया गया कार्य कितना आया है? माइनस PE। अब देखो, द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य अभी निकाला था आपने, W2 इक्वल्स टू PE 1 माइनस कोस थीटा। अब ये किया गया कार्य ही किसके बराबर है? स्थितिज ऊर्जा के बराबर है। किसके बराबर है? स्थितिज ऊर्जा के। तो W2 ही किसके बराबर है? U2 के। तो U2 किसके बराबर आ जाएगा? W2 के। और ये किसके बराबर आ जाएगा? PE 1 माइनस कोस थीटा। आपको स्थितिज ऊर्जा बतानी है टोटल। ठीक है, तो टोटल स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी?
u इक्वल्स टू u1 प्लस u2। u1 कितनी आई है आपकी माइनस PE और u2 कितनी आई है PE1 माइनस कोस थीटा। तो माइनस PE प्लस PE माइनस PE कोस थीटा। ओके कि नोट ओके बेटा। तो ये अपन ने बात कर ली, ठीक है। यहाँ से माइनस PE से माइनस PE आपका कैंसिल, तो u इक्वल टू कितना आ गया माइनस PE कोस थीटा। कोस थीटा आता है तो कौन सा प्रोडक्ट आता है डॉट प्रोडक्ट, तो P डॉट E। तो ये आपकी क्या आ गई स्थितिज ऊर्जा आ गई। बहुत आसान है। अपन ने पहले क्या बना लिया विद्युत द्विध्रुव को बना लिया और फिर अपन ने क्या कर दिया उसको क्या कर दिया उसको थीटा कोण घुमा दिया, ठीक है। तो अब इसके अंदर 3 केस हो सकते हैं। तो देखो विद्युत क्षेत्र के समांतर रखे गए विद्युत द्विध्रुव को बनाने में किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया क्या है W1 माइनस क्यू आवेश पर बल इंटू चली गई अतिरिक्त दूरी माइनस क्यू इंटू 2a। फॉर्मूला लगा दिया W1 इक्वल टू U1। द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य आपने निकाला था P1 माइनस कोस थीटा। ये किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर है। दोनों को ऐड कर दिया, ये आ गया। ओके नोट ओके बेटा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका ले सकते हो फटाफट, ठीक है। अब इसके अंदर अपन केस की बात करेंगे। तो इसके अंदर अगर अपन केस देखेंगे ना तो केस में क्या देखेंगे अगर अपन इसके अंदर केस देखेंगे, ठीक है, तो केस में पहला केस कितना डिग्री हो सकता है 0 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आया u इक्वल्स टू माइनस PE कोस थीटा। तो केस फर्स्ट थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो u इक्वल्स टू माइनस PE कोस 0, तो u इक्वल्स टू माइनस PE। अभी अपन सारे एक साथ बात करते हैं। केस सेकेंड थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो u इक्वल्स टू माइनस PE कोस 90, तो u इक्वल्स टू 0। और केस थर्ड की अगर मैं बात करूं तो आपका थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो u इक्वल्स टू PE कोस 180, तो u इक्वल्स टू PE, क्योंकि कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1। ओके नोट ओके। तो यह आपका एक केस बन गया, ठीक है। अब देखो ये अपन ने पहले भी पढ़ा है, माइनस में स्थितिज ऊर्जा है। ये कौन से की अवस्था है स्थायी संतुलन की अवस्था होती है। और जो आपकी धनात्मक स्थितिज ऊर्जा है वो किस टाइप की संतुलन की अवस्था है अस्थायी संतुलन की अवस्था है, ठीक है। तो ये अपन ने इसके अंदर अध्ययन किया, ठीक है। जब माइनस में आपकी स्थिति, ये मैंने पहले भी बता रखा है, ये आपके स्थायी संतुलन और ये आपका अस्थायी संतुलन। तो फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ठीक है। तो ये आपके पोटेंशियल के ऊपर जितनी भी बातें थी अपन ने सारी खत्म कर ली, ठीक है। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैपेसिटेंस। क्या रहेगा कैपेसिटेंस। आई होप आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ रही है, ठीक है। आज ये वीडियो जितने भी बच्चे देखें वो कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएंगे कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, कोई और दिक्कत है तो बताइए, और आपको और ज़्यादा हाई लेवल चाहिए वैसे ये आपके लिए सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर किसी के मन में ये है कि नहीं और ज़्यादा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है बेटा। पर आप पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, प्रिपरेशन करते रहिए, मैक्सिमम न्यूमेरिकल करिए। नहीं आए तो वो आप रख लेना, मैं बाद में जैसे आपके कंटिन्यू क्लासें होएगी मैं बता दूंगा, ठीक है। बट आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताया करो कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा। ओके बेटा,
ओके, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।